जाकर वहाँ पर छोटी सभा करने का प्रयास करते हैं विधानसभा स्तर पर। आज ऐसी ही दो विधानसभा क्षेत्रों में, हरसिद्धि में और चिरैया में हम लोगों ने करी है। बाकी जो दूसरा एक और प्रयास जन स्वराज में चल रहा है, मैं तो खुद इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो हम लोग के लाखों साथी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो बिहार में बदलाव का हस्ताक्षर एक जो कार्यक्रम जन स्वराज ने शुरू किया है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर, जिस पर सामाजिक राजनीतिक सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले 10 वर्ष में हुई है, उन 3 विषयों की सच्चाई को जनता को बताने के लिए, जनता की उस पर सहमति लेने के लिए हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि इन 3 विषयों पर जिसकी भी सहमति हो वो लोग 1 करोड़ लोग इसको साइन करें, हस्ताक्षर अपना दें। एक बार जब 1 करोड़ लोग इसको हस्ताक्षर दे देंगे तो उस हस्ताक्षर को लेकर हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलेंगे, और फिर भी अगर सुनवाई न हो तो मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। 3 विषय जिस पर हम लोग जनता की सहमति और हस्ताक्षर ले रहे हैं, वो पहला विषय है जातीय जनगणना, जिसकी चर्चा आप लोगों ने खूब की, आप लोगों ने सुना। पिछले 5 वर्ष से फिर से जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने और राजनीति करने की कोशिश की गई। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से बिहार का भला होगा। जातीय जनगणना हो गई, होने के बाद सरकार ने घोषणा की, जिसको ज़्यादातर आप लोग भी भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवार, उनको सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है, अपने ट्वीट के माध्यम से बताया, सरकार के नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जातीय जनगणना में जो 2 लाख परिवार गरीब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, उनको सरकार 2-2 लाख रुपए किस्तों में देगी, उनको आर्थिक मदद के तौर पर। जातीय जनगणना को हुए करीब 2 वर्ष हो गए और अभी तक किसी भी परिवार को हम लोग की जानकारी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। दूसरा विषय है 2008 से सरकार एक योजना चला रही है कि दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में, इंदिरा आवास योजना में अपना घर बना सकें। सरकार का दावा था कि इसमें सभी भूमिहीन, दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को मदद दी जाएगी। 15 वर्ष इस योजना के चलने के बाद कुल 2 लाख, सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार की प्लानिंग कमीशन का कहना है कि 1,20,000 परिवार को जमीन सिर्फ कागज पर मिला है, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो कुल 50 लाख दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को ये जमीन मिलनी चाहिए थी, सिर्फ 2,34,000 लोगों को ही मिला, उसमें भी 1,20,000 को कागज पर ही मिला। तो ये दूसरा विषय है। और तीसरा एक भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, पिछले 4-5 वर्षों से लैंड डिजिटाइजेशन, भूमि सुधार के नाम पर सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। आपका वंशावली बनाने के नाम पर, दाखिल खारिज कराने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर राजस्व विभाग के अफसर, कर्मचारी और नेता मिलके हजारों करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं। हर परिवार इससे परेशान है। सरकार ये कर रही है किस नाम पर कि लैंड का रिकॉर्ड ठीक किया जा रहा है। 4 वर्ष इस योजना के चलने के बाद फरवरी में अभी सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, जो बताता है कि 20% से कम जमीन ही अभी तक लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, और उसी पर इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन स्वराज के साथी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ ये धोखा हुआ है कि किसी भी 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए नहीं मिला। भूमिहीन, ज़्यादातर भूमिहीन, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली, और भूमि सर्वे डिजिटाइजेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, उससे किसी को फायदा नहीं है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं खुद कल्याण बिघा गया था, जो नीतीश कुमार के गिरी का जो उनका जो गांव है, और वहाँ पर भी लोगों ने बताया कि उनको भी रुपया नहीं मिला है, वहाँ पर भी दलित, महादलित समाज के लोगों को ज़मीन नहीं मिली है, और वहाँ पर भी जो लोग भूमि धारक हैं उन्होंने बताया कि भैया आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है ज़मीन से जुड़ा हुआ जिसमें घूस नहीं देना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के अपने गृह पंचायत की स्थिति है। आप वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा
और जब मैं कल्याण बिहार गांव जा रहा था तो प्रशासन ने जाने नहीं दिया। तो ये बताता है कि प्रशासन कितना डरा हुआ है कि नीतीश बाबू के अपने गांव में, वहां पर भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि इस तीन बिंदुओं पर विश्वास के साथ ये कह सकें कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। इस 2 कार्यक्रम के संदर्भ में आप लोग से मुलाकात भी हो रही है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अलावा जो लोग यहाँ बैठे हुए मेरे साथी, इनको मोतिहारी की, पूर्वी चंपारण की हमसे बहुत बेहतर समझ है। तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप इनसे भी सीधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका आवाज़ ही नहीं सुनाई थी। यहाँ जिलाध्यक्ष जो है वो बड़ा कम समय में बदल दिया गया, क्या इससे पार्टी को कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जन सुराज में एक व्यवस्था है कि किसी भी पद पर व्यक्ति 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेगा, संगठनात्मक पद पर। अब आपका ये कहना हो सकता है कि अभी यहाँ जो जिलाध्यक्ष थे रामशरण यादव जी, उनको मुक्त किया गया है पद से, उसके जगह राधेश्याम यादव जी को बनाया गया है। उसकी एक वजह ये है कि रामशरण यादव जी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो एक संभावित प्रत्याशी है केसरिया से। तो ये दल में ये बताया गया था कि जो लोग भी संभावित प्रत्याशी हैं, अभी वो सर्वे का काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जिले के बजाय आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत लगाएं तो आपको ये अवसर है। इसीलिए रामशरण यादव जी जो बड़े साथी हैं, मेरे से पदयात्रा के टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको जिला के प्रभार से मुक्त किया गया है। उसके जगह राधेश्याम यादव जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया। कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो जाएगी और चुनाव मैदान में आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतरेंगे या मुख्यमंत्री? देखिए, कैंडिडेट की घोषणा जैसा हम लोगों ने पहले कहा है कि किसी दूसरे दल से पहले जन सुराज घोषणा करेगा। हम लोग का लक्ष्य है कि जून जुलाई आते आते, जून तो शुरुआत हो गई है, जून के अंत जुलाई तक कैंडिडेट्स को हम लोग का चयन कर ले। हम खुद भी जा रहे हैं। कैंडिडेट्स जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, आप देख रहे होंगे जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जो आधिकारिक तौर पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार क्षेत्रों में कर रहे हैं। अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जो संभावित प्रत्याशी आपके बीच घूम रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? जिसको जनता उसमें से चुनेगी वही जन सुराज का प्रत्याशी होगा। जो पिछले 2-2.5 वर्षों में मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है, उससे 1 पैसा भी हम लोग अलग नहीं होंगे। जैसे कि एनडीए की सरकार ने यह अंडरस्टूड है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अंडरस्टूड है, उन्होंने प्रोजेक्ट तो किया है। जी, ऐसा है। 2 दिन पहले मोदी जी आए तो मैंने जन सुराज की ओर से ये सवाल पूछा है कि एनडीए के लोग, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, क्योंकि दूसरे का कोई औकात है नहीं दूसरे के कहने का, वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि अभी तक इन 2 महानुभावों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद नीतीश कुमार ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़ने के बाद क्या होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर यही अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं जानता नहीं हूँ कि एनडीए यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि एनडीए ये घोषित करे कि क्या अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में वही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि भाजपा के नेताओं में दम नहीं है। अगर दम है तो बोल कर दिखाएं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भाजपा के नेता करके दिखाएं, तब उसका उत्तर दिया जाएगा। चंपारण आए हैं, चंपारण आए हुए हैं। चंपारण में बेतिया राज की जमीन को लेकर ईस्ट और वेस्ट चंपारण में बड़ा मामला चल रहा है। जिन लोगों को जमीन, भाई बेतिया राज, सुनिए, बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे
बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम बता दो तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, हंसने की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं? ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे विद्याराज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार हैं वो लोग चला रहा है, और 3-4 उगाही मंत्री है। मैं उनको कहता हूँ सब उगाही मंत्री है। जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि नीतीश कुमार को वो स्थिति ही नहीं है कि वो कोई बैठक बुलाए उसमें रिव्यू करे। आपने कोई नीतीश कुमार का पत्रकार वार्ता देखा पिछले 4-6 महीने में? आपने नीतीश कुमार को कोई भाषण देते सुना? भाई वो कागज लेके पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आधी बात गलत बोल रहे हैं। किसी के सर पर गमला रख दिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी का नाम गलत बुला दिया। कभी राष्ट्र, ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है और आदमी ताली बजाने लगे बीच में? ये कोई नए व्यक्ति तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। और मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अगर वो स्वस्थ हैं तो मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल बुलेटिन जारी करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, अपने जितने मंत्रिपरिषद हैं, मंत्रिपरिषद के साथी एक कैमरे पर आकर उसका नाम बता दीजिए। अगर वो भी नहीं करना, अपने जो 5 आपके फेवरेट अफसर हैं वो अफसरों का नाम बता दीजिए कैमरा पर। नीतीश कुमार को कोई बात याद नहीं है, ज़्यादातर बात याद नहीं है। जो लोग लीक कर देते हैं वही वो पढ़ते हैं। नीतीश कुमार को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है ताकि ये पता नहीं चले जनता को कि इनकी असली स्थिति क्या है। विद्याराज की जमीन का अधिग्रहण का मामला सरासर गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी जमाबंदी हो गया, जिस जमीन का रसीद कट गया, उसका आप कैसे अधिग्रहण फिर से कर लीजिएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ विद्याराज का जमीन का नहीं है, पूरे बिहार में 1/3 से ज़्यादा जमीन का लैंड का ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। आप विद्याराज अधिग्रहण से पहले भी जब मैं पैदल चला हूँ तो पहाड़गंज में, गोविंदगंज में, अरेराज में सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जमीन को जोत रहा है, रसीद कटा रहा है, लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता है, वो जमीन पर लोन नहीं ले सकता है। लोगों का बेटी का शादी है, उसकी ज़मीन है लेकिन वो बेच नहीं सकता है। ये परेशानी पूरे बिहार में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जमीन भूमि सुधार के मामले पर जनसुराज पहले ही राज्यव्यापी एक आंदोलन चला रहा है, और विद्याराज अधिग्रहण का जो पूरा कानून आया है सरासर गलत है और हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं। वक्फ बिल पर संशोधन में क्या आपका पार्टी का स्टैंड है? वक्फ बिल का संशोधन आए हुए जमाना हो गया, अभी तक आपको हमारे पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता चला। सबसे पहले बिहार में, अरे भैया रैली जो निकाल रहे हैं वो निकाले, कानून तो बन गया। हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, हम लोग इसके विरोध में है। क्यों विरोध में है ये समझिए। विरोध में इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान का मामला है या हिंदू का मामला है। विरोध में इसलिए है कि आज़ादी के समय जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए थे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, जो वादे किए थे, अगर उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, संविधान में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, तो जो भी सरकार या दल वो परिवर्तन ला रही है उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो वर्ग उससे अफेक्टेड है उसको विश्वास में ले। आप वक्त की बात कर रहे हैं, देखिए देश में कृषि कानून लाने की कोशिश की गई, कानून बनाया गया, लेकिन जो बहुत बड़े संख्या में किसान थे वो सहमत नहीं थे, तो अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। किसी भी वर्ग के लिए अगर आप इस तरह का कानून बना रहे हैं
जिससे वो वर्ग संतुष्ट नहीं है या उसको कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया है तो उसका विरोध होगा ही होगा। तो वक्फ बिल बीजेपी वाले इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं कि वक्फ में वो सुधार चाहते हैं या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि उनका ज़मीन लेने के लिए किया। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि भाजपा वालों को वक्फ के ज़मीन में भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका बस इंटरेस्ट इतना है कि हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहे, हर 6 महीना पर एक नया चीज़ ले आता है। आप बताइए, CA NRC का कानून लाया गया, CA NRC का कानून आया तो पूरे देश में बताया कि हम लोग जो मुस्लिम घुसपैठिए है इसको हटाएंगे। फिर जब हल्ला हंगामा हुआ तो कहा नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लाकर नागरिकता देंगे। देश में इतना बवाल हुआ। आप जरा पूछिए, आज 3 वर्ष हो गए उस कानून के बने हुए, मुसलमानों को कितना हटाया गया, कौन शरणार्थी को हटाया गया, आतंकवादी को हटाया गया, वो छोड़ दीजिए। कितने हिंदुओं को भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर नागरिकता CA NRC में दी गई है, यही पूछ लीजिए। उस चीज़ को भूल गए, क्योंकि CA NRC वो हिंदुओं के लिए नहीं लाए थे, वो मुसलमानों के लिए नहीं लाए थे। बंगाल में चुनाव जीतना था, 1 करोड़ वहाँ पर दलित समाज के लोगों का वोट लेना था, उनको बरगलाने के लिए पूरे देश में CA NRC का बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो आज वक्फ का कानून वो हिंदू मुसलमान के लिए लेकर नहीं आए, इसलिए लेकर आए हैं कि अभी चुनाव है, सारा हिंदू मुसलमान हो जाए, सब लोग उसी नाम पर वोट दे दे। ना उनको हिंदू से मतलब है ना